आज हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन किया और आज हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूफ भी किया हुआ था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगी। पहले आप न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को आप पढ़ेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहां पर एप्लीकेबल होता है। Now let's come to the second one equation of motion, which is called Newton's second law of motion, and Newton's second law of motion is also called the law of acceleration। जी हाँ, जो आपने काइनेमेटिक्स या डायनामिक्स में आपने पढ़ा हुआ था, काइनेमेटिक्स में आपने स्टडी की हुई थी एक्सीलरेशन के बारे में। भाई एक्सीलरेशन कैसे पैदा होती है, हमने ये डिफाइन ऐसे किया हुआ था कि जब किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगी वहां पर एक्सीलरेशन पैदा होगी। जी हाँ, अब यहां पर हम वही बात करने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, जिसको हम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी कहते हैं। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को मैंने ये भी बोला हुआ था कि भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में बात करती है, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन gave the quantitative definition of force। जी हाँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्वालिटेटिव, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में बात करती है। तो आप यहां पर इसको क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स का नाम देंगे, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। मतलब ये हुआ यहां पर कि भाई न्यूटन का जो ये सेकंड लॉ है, ये हमें मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में बताता है। अब यहां पर किस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं, सपोज कर लें यहां पर मैं एक बॉल लेता हूं जो इनिशियली रेस्ट में है। अब इस बॉल को हम देखेंगे तो ये बॉल इनिशियली रेस्ट में होगा व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स। अब जैसे ही हम इस बॉडी पर एक फोर्स एक्ट करेंगे, जैसे ही हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इस बॉडी में एक्सीलरेशन पैदा होगी। अब बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर इसमें एक्सीलरेशन क्यों पैदा हुई है। वो इसलिए हम एक्सीलरेशन का नाम देते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम यहां पर 0 लेते हैं। Why we take the initial velocity is 0? Because the ball is at rest। Is that clear? अब एक बॉल जो रेस्ट में मेरे आगे मेरे सामने पड़ा हुआ है, वो रेस्ट में, इसलिए उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी हम लेंगे वो हम 0 लेंगे। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर कुछ न्यूटन्स फोर्स एक्ट करूंगा तो इस बॉडी में एक्सीलरेशन पैदा होगी। मतलब ये बॉल मूव करती यहां पर, इस पॉइंट से यहां पर आ जाएगी। सपोज कर लें जब ये मूव कर रही थी तो इस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी यहां पर v पैदा हुई। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर v का मतलब है अननोन वेलोसिटी इस बॉल में पैदा हुई। इनिशियल 0 थी, फाइनल वेलोसिटी इसकी v हो गई। देखें अब वेलोसिटी में चेंज आ गई, जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आ गई तो यहां पर एक्सीलरेशन पैदा हो जाएगी। तो अब स्टेटमेंट को हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड to a force then it is accelerated in the direction of force। मतलब इसका ये हुआ कि इस बॉल में जो एक्सीलरेशन पैदा होगी वो किस डायरेक्शन में पैदा होगी, जिस डायरेक्शन में हम इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में आप किसी बॉडी को फोर्स लगाएंगे वही बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। सपोज कर ले मैं इस पेन के बारे में लेता हूं। अब इस पेन को मैं ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फेंक रहा हूं। मैं खुद ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा हुआ हूं। अब मैं ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाऊंगा तो ये पेन क्या कर रही है, मूव कर रही है। किस डायरेक्शन में, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू दिस पेन। अब जिस
इस पेन को जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, पेन उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, वो मूव करेगी एंड फाइनली इट बिकम्स फाइनल वेलोसिटी। इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ भी पैदा हो जाएगी, इसमें एक्सीलरेशन पैदा हो जाएगी। तो मैथमेटिकल एक रिलेशन यहां पर हो जाएगा। तो आप इसको मैथमेटिकल किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कंसीडर करें कि भाई मैंने इस बॉल के ऊपर कुछ न्यूटन फोर्स लगाई, अब इस बॉल में एक्सीलरेशन पैदा हुई, तो इस बॉडी में जो एक्सीलरेशन पैदा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स के साथ। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा बॉल में एक्सीलरेशन पैदा होगी। फोर्स को आप कम करेंगे, एक्सीलरेशन ऑटोमेटिक आपकी कम हो जाएगी। फोर्स को आप बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिक आपकी एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। मतलब एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। नाउ हियर वी टेक द इक्वेशन नंबर 1, बट हियर another reason is that acceleration is inversely proportional to the mass। जी हां, मास के साथ एक्सीलरेशन अब इनवर्सली रिलेटेड है। क्यों हम यहां पर मास के साथ एक्सीलरेशन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल में लेते हैं, वो इसलिए अब फर्स्ट कर लें। मेरे पास एक पत्थर है जिसका मास है 1 किलोग्राम और एक दूसरा मैं एक स्टोन लेता हूं जिसका मास में लेता हूं आधा किलोग्राम, मींस 500 ग्राम। अब इसका जो फर्स्ट कर लें, अब इसका जो मास है वो मैंने लिया हुआ है 500 ग्राम और यहां पर मैंने एक और पत्थर ले लिया जिसका मास में ले रहा हूं यहां पर 1 किलोग्राम। अब इन दोनों पत्थरों पर मैं एक सेम फोर्स एक्ट करूंगा। सपोज कर लें यहां पर मैंने 10 न्यूटन फोर्स एक्ट की, इसके ऊपर भी 10 न्यूटन फोर्स एक्ट करूंगा, तो एक्सीलरेशन किस स्टोन में ज्यादा पैदा होगी, जिस पत्थर का मास कम होगा। क्यों मैं यहां पर मास कम की बात कर रहा हूं, वो इसलिए मास कम उठाएंगे हम तो उस बॉडी में जो एक्सीलरेशन पैदा होती है वो ज्यादा होती है, और अगर मास को हम बढ़ाएंगे तो वहां पर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास जब भी बढ़ेगा एक्सीलरेशन ऑटोमेटिक वहां पर क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं हम यहां पर। क्लियर? ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लें बाय कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस 1 and 2। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो यहां पर हमें मालूम हो जाएगा कि भाई एक्सीलरेशन जो डायरेक्टली रिलेटेड है वो फोर्स के साथ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के साथ। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसे हम नाम देते हैं प्रोपोर्शनल का। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाकर इसकी जगह पर कोई ना कोई हम एक कांस्टेंट लेते हैं। सपोज कर ले मैं यहां पर k लेता हूं, here k is called the constant। और ये बात भी आप नोट कर लें कि यहां पर जो मैंने k लिखी हुई है, पहली बात तो ये, या तो आपको कांस्टेंट का वैल्यू गिवन होगा, अगर उस क्वांटिटी का वैल्यू आपको गिवन नहीं है वहां पर कांस्टेंट आपका इक्वल हो जाएगा 1। क्लियर? अब जिस तरह से हम k का वैल्यू हम यहां पर 1 लेते हैं क्योंकि यहां पर k एज अ कांस्टेंट वर्क कर रही है। अगर यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर एक पाई लेता, देखिए अब पाई का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट है, जिसको हम आपको पता है 3.14 लेते हैं, तो ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट। अब या तो कांस्टेंट का वैल्यू मिला हुआ होता है, अगर उसका वैल्यू गिवन नहीं होता तो वहां पर कांस्टेंट का जो हम वैल्यू लेते हैं वो हम लेते हैं 1। तो अब इसको हटाकर इसकी जगह पर हम लिखेंगे k को, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी a is equals to k multiply f divided by f। अब यहां पर k की जगह पर आप 1 पुट कर लें तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 1 multiply f divided by m। f को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, f मतलब कोई भी नेचुरल फोर्स,
F को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको रिजल्ट सेम F ही आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी F डिवाइडेड बाय M। इज दैट क्लियर? अब यहां पर देखिए M डिवाइड कर रही है, इसको हम यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगी MA। तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी MA इज इक्वल्स टू F, या हम इसे इस तरह भी लिखते हैं F इज इक्वल्स टू MA। Here an other definition of force has been given। यहां पर हमें फोर्स की एक और डेफिनेशन की मालूम हो गई कि भाई फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। मतलब यहां पर यह हुआ कि भाई फोर्स उस बॉडी के ऊपर हम एक्ट करते हैं जिस बॉडी को अपना मास भी हो, और उसी बॉडी में क्या पैदा होती है, एक्सीलरेशन पैदा होती है। ये बात भी आप नोट कर ले कि फोर्स हम उन चीजों को लगाते हैं जिस बॉडी में अपना मास भी हो, और उसी बॉडी में क्या पैदा होगी, एक्सीलरेशन पैदा होगी। जी हां, यही बात आप सोच रहे होंगे कि हम फोर्स किसके ऊपर लगाते हैं। फोर्स तो हम डेली लाइफ में हर जगह पर लगाते हैं। अब आपके सामने कोई भी चीज रखी हुई है, एग्जांपल कर लें, कोई भी बॉल पड़ा हुआ है, अब आप उस बॉल के ऊपर कोई भी फोर्स लगाएंगे, देखें क्या लगाई हमने, फोर्स लगाई। अब उस बॉल में मास भी था, फोर्स लगने से उस बॉल में क्या पैदा हुई, एक्सीलरेशन पैदा हुई। अब इस लॉ को भी डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, सेम एज द लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, फोर्स एक्चुअली क्या होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका हम यूनिट क्या लेते हैं, हमने पहले भी डिफाइन किया हुआ है, मैं फिर से आप लोगों को दोहराने जा रहा हूं। फोर्स का जो हम SI यूनिट लेते हैं, इट्स SI यूनिट इज, फोर्स का यूनिट लेते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम इक्वल लेते हैं न्यूटन के। कुछ दिन पहले मैंने ये बात आपको डिस्कस की हुई है इंट्रोडक्शन टू डायनामिक्स में। इज दैट क्लियर? मैं फिर भी आपकी सहूलत की खातिर मैं इसे डिफाइन कर रहा हूं कि भाई न्यूटन जो हम लेते हैं वो हम लिखते हैं MKS सिस्टम में। MKS सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट लेते हैं वो हम लेते हैं न्यूटन। CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स, द यूनिट ऑफ फोर्स इज, वहां पर इसका जो हम यूनिट लेते हैं वो हम लेते हैं डाइन, एंड वन डाइन इज इक्वल्स टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यूज आपको ज्यादा से ज्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं, भाई डाइन कहां पर रखना है हमें। डाइन जो हम लेते हैं वो हम फ्रेंच सिस्टम में, जिसको हम CGS सिस्टम भी कहते हैं, वहां पर लिखते हैं, और MKS सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन लेते हैं, जिसको हम मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब वहां पर हमने एक और चीज भी डिस्कस कर ली। देखें अब इस इक्वेशन को, अब इस चीज को आप इस तरह से भी डिफाइन कर रहे हैं। देखें आपने मास फाइंड कर देना है ना, तो एक्सीलरेशन यहां पर मल्टीप्लाई कर रही है, नीचे जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी। ये इक्वेशन आपकी इस तरह से बन जाएगी, m is equals to force divided by acceleration। Here you may got another equation of mass, then how can we find the mass of a body। यहां पर देखें मास सेम एक्सीलरेशन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। क्लियर? अब यहां पर एक्सीलरेशन फाइंड करनी है, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी A is equals to F divided by M। ये इक्वेशन फोर्स के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, ये इक्वेशन आप मास को फाइंड करने के लिए, एंड दिस वन इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। इन इक्वेशन को आपको रीअरेंज करें, इससे हम नाम देते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, नाउ अब इसका लास्ट वन जो बचा बाकी, वो बचा हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
कि भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। ओके, न्यूटन्स थर्ड law of motion which is called action and reaction। जी हाँ, आप इससे भी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। फॉर ए रिएक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। क्या है? फॉर ए रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन there is an equal but opposite reaction। बस ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि भाई एक्शन का रिएक्शन होता है। अब देखिए यहां पर एक बॉडी है जो फोर्स लगा रही है बी बॉडी पर। दिस इज ए बॉडी एंड दिस वन इज अ बी बॉडी। एट द सेम टाइम सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स acted by the B body on the body A। अब इस A बॉडी की जो फोर्स लगेगी B बॉडी पर, यहां पर हम FAB लिखेंगे और सेम फोर्स हम लिखेंगे माइनस FB onto A करेंगे। तो यहां पर माइनस का मतलब हो गया इनकी डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। कोई चीज मुझे धक्का दे रही है और मैं उसे धक्का दे रहा हूं। अब हम दोनों एक दूसरे को धक्का तो दे रहे हैं लेकिन ना मैं हिल रहा हूं ना वो चीज हिल रही है, तो इसे हम नाम देते हैं एक्शन एंड रिएक्शन का। एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं एक बॉल मैं जमीन में लगाऊंगा तो ये जैसे जिस तरह से जमीन में लगेगा वैसे ही ये वापस आएगा। जितनी ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा उसे नीचे लगाने में, वैसे ही वो ऊपर उतनी ज्यादा ताकत के साथ आएगा। ठीक हो गया। अब इसमें एंगल जो होगी थीटा आप याद कर लें, यहां पर एंगल हम लेते हैं 180 डिग्री। क्यों हम 180 लेते हैं? बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर। और ये मेरी बात आप जहन में रख लें, सिंगल आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल फॉर एक्शन एंड रिएक्शन। नोट कर ले आप मेरी बात को, सिंगल आइसोलेटेड सिस्टम बेटा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। अब एक हाथ से तो आपकी ताली भी नहीं बजती। क्यों नहीं बजती? क्योंकि ताली बजाने के लिए भी हमें दूसरे हाथ का सहारा लेना पड़ता है, जिसके बाद रिएक्शनल फोर्स लगेगी उस हैंड के ऊपर और तालियां बजना शुरू हो जाएंगी। ये भी हम एक एग्जांपल लेते हैं एक्शन एंड रिएक्शन का। अब बच्चे सिर्फ ये सवाल करते हैं कि सर हम कोई भी एक स्टोन लेते हैं या कोई भी हम एक ईंट लेते हैं, अब वो ईंट को जैसे ही हम दीवार से टकराते हैं वो ईंट वापस नहीं आती, वो पत्थर वापस नहीं आता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ठीक हो गया। अब वो ईंट वापस क्यों नहीं आ रही, उसका रीजन सिर्फ ये होगा। बच्चे एक सवाल आप गौर से सुन ले कि वो ईंट या वो पत्थर वापस नहीं आ रहा है, क्यों? अब देखिए मैं इस ईंट को इस तरह से मैंने लगाया दीवार में, ये जैसे ही दीवार में लगेगी दिस इज कॉल्ड द एक्शन, बट द रिएक्शन इज देयर। वो ईंट वैसे ही सेम मैग्नीट्यूड के साथ मेरी तरफ वापस आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे कहते हैं यहां पर न्यूटन का लॉ कैंसिल होता है। नहीं, यहां पर लॉ कैंसिल नहीं होगा। यहां पर जो रिएक्शन आपको नजर आएगा ना वो आपको दीवार पर आएगा। अब कैसे दीवार में रिएक्शन नजर आएगा? आप देखते हैं कि वो दीवार बिल्कुल एक क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। अब वो दीवार का क्रैक हो जाना, टूट जाना, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन। अब टोटल जो उसका रिएक्शन होगा वो आपको दीवार में नजर आएगा। अब वो जो दीवार में हमें क्रैक नजर आया दिस इज कॉल्ड द रिएक्शनल फोर्स। बाकी ईंट या वो पत्थर नीचे गिरेगा, दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। मतलब ये हुआ यहां पर न्यूटन गलत नहीं हुआ। ओके। अब दूसरे बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर टोमेटो फिर वापस क्यों नहीं आता? टोमेटो का लेते ही हम एग्जांपल, वो वापस क्यों नहीं आता? वहां पर हमने देखा कि ईंट का जो हमें रिएक्शन मिला वो दीवार पर मिलेगा, लेकिन टोमेटो का जो रिएक्शन मिलेगा ना वो टोमेटो के ऊपर मिलेगा। जैसे ही आप टोमेटो को दीवार में लगाएंगे वो फट जाएगा।
अब उस टोमेटो का फटना, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन व्हिच इज एक्टेड ऑन द टोमेटो बाय द वाल। अब आप इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, क्योंकि उस टोमेटो के ऊपर वाल ने एक रिएक्शनल फोर्स लगाई, जिसके बाद वो टोमेटो फट गया, पटक आवाज आएगी, उसके अंदर से पानी निकलेगा, वो फट जाएगा। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शनल फोर्सेस। तो आज हमारा ये न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ भी यहां पर कंप्लीट हो गया। अब कल हम कुछ एक और नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपने ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।